हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 के पेपर सेट ए का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कल सॉल्व करा दिया था, जो कि हिंदी का जिसमें 60 क्वेश्चंस थे। आज हम लोग रीजनिंग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस हैं। अभी सिर्फ मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही सॉल्व करवा रही हूँ, सो उसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको पार्ट वाइज चीज़ें करवा रही हूँ। यदि इसके पहले भी मैंने आपको 3 से 4 पेपर सेट कंप्लीट करवा दिए, जो 2016, 2017, 2015 एंड 2016 का एक सेकंड पेपर 2019 में हुआ था, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने उनको जाकर नहीं देखा तो उनको एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर का पैटर्न क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जिससे आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, और यदि और हिंदी का जो इसका मैंने पार्ट 1 कराया तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको आप उससे आप जरूर उसको देख लीजिए। और अपने आप से भी खुद से आपको करना है, आप पेन पेपर लेकर जरूर बैठा करिए। अभी भी जो हम सॉल्व करेंगे आप पेन पेपर जरूर लेकर बैठिएगा और खुद से करिएगा कि आपको कितने आए और कितने नहीं आए। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको कितने एग्जाम के हिसाब से आपको कितनी तैयारी हो चुकी है और अभी आपको कितनी तैयारी और करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर नोटिफिकेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में वुमेन को मतलब WOMEN को OWMNE के रूप में लिखा गया है, उसी कोड भाषा में नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? टोन्स, स्टेनो, ONTSE, ONETS। बताइए राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको थोड़ा आराम से इसलिए कर रही हूँ जिससे आप खुद से क्वेश्चंस को करें। जब क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो मैं तो आपको बताऊंगी, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करिए। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको लगभग 10 to 20 सेकेंड्स आपको दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। देखिए, आपको दे रहा है वुमेन, आपको दे रहा है। अब आपको नीचे से बोला है कि OWMNE। तो आप देखिए, इन दोनों को ऐसे लिखा है, EN को ऐसे लिखा और M को ऐसे लिखा है। सेम चीज़ आपको नोट्स के लिए करना है। तो कर लेते हैं। NOTES और T का T। तो देख लीजिए ONTSE किस में, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, किसी निश्चित भाषा में SKEW को POCY के रूप में लिखा गया, उसी कोड भाषा में JYQV के अनुरूप कौन सा शब्द लिखा जाएगा? A JUST, B MUST, C LUST या D HUSK। और कमेंट करके जरूर मुझे लास्ट में बताइए कि आपने कितने राइट आंसर किए। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे किया गया है। देखिए, यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर SQ और POCY का दिया ना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने JYOC मतलब इसके क्रम में दिया है, इस क्रम में इन्होंने दिया है और इस क्रम में हमसे पूछा है, इस क्रम में हमसे पूछा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग अक्सर घूम जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि किस, तो इन्होंने पीछे वाला दे दिया है और आगे वाला हमसे पूछा है। तो सेम चीज़ है, इन्होंने देखिए SKEWPOCY। एस का कितना होता है? एस का आपको होता है 19। एक मिनट में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ।
देखिए ये 19 और ये 16 है, डिफरेंस कितने का है, -3, -3। यहाँ पे डिफरेंस कितना है। अब ऐसे देखिए, क्योंकि हमें ये स्क्यू की तरह बनाना है तो हम इस तरह करते हैं, हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ईजी हो जाएगा। हमें पी में कितना जोड़े कि एस बन जाए, पी में कितना जोड़े कि एस बन जाए, 3 जोड़ेंगे। आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है, जे में कितना जोड़े, जे में कितना जोड़े कि सॉरी 3 जोड़ा तो एस बना, तो जे में भी 3 जोड़िए, तो जे में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका एम के ओ, ओ 15 और के 11 है, तो 15 में से 4 जाएंगे तो 11, तो बस वाई से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, वाई 25 में से 4 जाएगा तो आपका 21, और 21 होता है आपका यू। तो आपको राइट आंसर तो यही मिल गया, या बी है क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित कोड भाषा में MOBILITY को 46293927 के रूप में कोड भाषित किया गया। उसी कोड भाषा के अनुरूप एग्जामिनेशन को कैसे कोड भाषित किया जाएगा। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एम एम तो देखिए MOBILITY था, यहाँ पे देखिए एम को उसने 4 बोला है, तो एम अगर 4 बोला है तो एम का नंबर क्या होता है, एम का अल्फाबेट में नंबर 13 होता है। अगर 13 को 1 और 3 हम ऐड कर दे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। ओ का 15 होता है, अगर 15 का 1 और 5 हम ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा आपका 6। बी का 2 ही होता है, आई का 9 होता है, 11 का एल का होता है 12, तो 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3, आई का 9, टी का 20 और 20 का 2, और वाई का 25 इज अ 7। तो सेम कोड भाषा में आपको किसके लिए करना, एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन के लिए अंदर ई का कितना होता है 5 होता है, तो देखिए आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है सी नंबर में, सिर्फ इसी में आपका 5 देते, ई का 5। एक्स का भी चेक करें तो एक्स होता है आपका 24, 2 और 4 इज अ 6, तो देखिए सी नंबर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी निश्चित कोड भाषा में ग्रेस्प को INOPQ और ब्राउन को RNSTU के रूप में लिखा गया है, तो स्पैरो को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ABCD में से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। यू हैव 20 सेकेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा तो वो भी मेरे साथ कोशिश करें। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो SPARROW ये सारे लेटर इस ग्रैप्स और ब्राउन में आपको मिल जाएंगे। इस ग्रैप्स और ब्राउन में आपको सारे स्पैरो के लेटर्स मिल जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना, इनसे हम लेटर्स चूज करेंगे और उनका कोड को हम यूज़ कर लेंगे। एस का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस है, एस का क्या है आपका पी, सो पी। पी का क्या है यहाँ पर, ये पी है आपका, पी का क्या है आपका यहाँ पे क्यू, सो क्यू। इसके बाद आपका ए का क्या दे रहा है, ए ओ दे रहा है, ए का ओ। आर का क्या दे रहा है, आर का कोड है आपका आर एन, तो एन। डबल आर है सो डबल एन। इसके बाद ओ कहाँ पर है आपका, ओ ये है ब्राउन का ओ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका एस, सो एस हो गया आपका। फिर डब्लू का क्या होगा आपका यहाँ पर, डब्लू का टी। तो देख लीजिए किसमें है आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट,
किसी कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 3, 5, 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, 5, 8, 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। उसी कोड भाषा में वेरी को कैसे कोडित किया जाएगा? एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपको एक लाइन दिखा कि वेरी हॉट डे का मतलब ये कोड है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाइए, नीचे जाइए, आप ये देखिए कौन सा लेटर आपसे पूछ रहा है। आपको जो लेटर पूछ रहा है उस सेंटेंस को ढूंढिए कहाँ कहाँ पे लेटर है। अगर जो भी सेंटेंस मिल जाए आपको, इसका ट्रिक है, अगर आपको जो सेंटेंस मिल जाए यहाँ पर है तो उसके एक्स्ट्रा लेटर्स देखिए, अब ये फाइंड आउट करिए कि मुझे ये एक्स्ट्रा लेटर्स हटाने हैं, ये एक्स्ट्रा लेटर्स हटाने हैं, और फटाफट आपको आंसर इससे बहुत जल्दी मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये कह रहा है हमें किसका चाहिए, वेरी का चाहिए, और वेरी आपको कहाँ पर है, यहाँ है, सिर्फ यहाँ पर है। वेरी के साथ आपको दो वर्ड और दिए, हॉट डे। अगर हम हॉट और डे अलग कर ले तो क्योंकि वेरी कहीं और नहीं दे रहा तो हम नहीं मैच कर सकते, सिर्फ वेरी यहीं पर दे रहा। हॉट डे को अगर हम हटा दें तो हमें वेरी का आंसर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिए, हॉट यहाँ पर भी है और हॉट यहाँ पर भी है। तो हॉट में दोनों में देखिए क्या होगा, ये और ये कोड लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो हॉट के लिए क्या हो गया आपका, 3 हो गया हॉट के लिए। फिर अब डे, डे देख लेते हैं हम, एक डे यहाँ पर है, एक डे यहाँ पर है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन, 5 कॉमन है। तो डे के लिए क्या हो गया आपका 5। तो बस क्या बचा आपका आंसर में, क्या बचा, सिर्फ ओनली 6। तो राइट आंसर इज 6। नेक्स्ट, उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का उपयोग हुआ है। AUDEFGRSA आपको ये वर्ड दिया गया है, इससे आपको ABCD में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे इन शब्दों का यूज़ करके आप, इन वर्ड्स का यूज़ करके आप बना सकते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हम इसी में ऑप्शन में देखते जाते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, हमें यही आंसर मिल जाएगा। या सीधे अगर हम इसको देखें, ये पहला लेटर पी है यहाँ पर और इसमें पी है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया पहले लेटर से। दूसरा देख लेते हैं, एस एस है, ए है, एफ है, ई है, जी जी है, यू है, यू है, ए है, आर भी है, और डी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो सकता है, लेकिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कोई ऑप्शन और तो नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर क्या एस और टी, एस तो है लेकिन टी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए जी है आपका, आर मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, लेकिन एन आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, यदि NUPKIPM शब्द को सुलझाया जाता है तो किसी फल या सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, KUN या फिर M। बताइए, ये तो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा, आपको हिंट भी दे दिए कि फल या सब्जी का बनता है, और आप ये मोस्टली लोग यूज़ कर, सभी लोग खाते हैं इस चीज़ को, तो आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, अगर आप देखें तो ये है आपका कद्दू, पंपकिन, पंपकिन। बस अंतिम अक्षर क्या है, एन, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि अनुरूप वर्णों को व्यवस्थित किया जाए तो तदनुसार एक सार्थक शब्द बन जाए। देखिए कुछ आपको एक इंग्लिश के लेटर्स दिए गए, CELSMU, और उनके कुछ उन्होंने एक कोड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स कोड लैंग्वेज उन्होंने रख दी है, और उससे कहा है कि आप ऐसे इसको सेट करिए, ABCD करके आपको ऑप्शन दिए, ऐसे सेट करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल आपका क्या बन जाए, वर्ड बन जाए, मीनिंगफुल आपका एक वर्ड बन जाए। तो चेक कर लेते हैं, चेक करते आप लोग, पहले मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, आप लोग करिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ।
तो चलिए देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, तो इसी में बता देती हूँ आपको। देखिए, पहले में दे रहा है 74538 6, चेक कर लेते हैं। 7 ठीक है, एम बना आपका, एम बना। 4 4 इज अ ई, ई। 5 5 क्या है आपका, एल। फिर 3 3 क्या है यहाँ पर आपका, सी। फिर 8 और 6, तो 8 क्या है आपका, यू, और 6 क्या है आपका, एस। कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी चेक कर लेते हैं। 6 6 इज अ एस, 6 इज अ एस। 8 8 क्या है आपका, यू। 7 7 क्या है, एम। 4 क्या है, 4 5 3, चेक कर लेते हैं। 4 इज अ ई, 5 इज अ एल, और 3 इज अ सी। कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 6 8 5, देख लेते हैं। 6 एस, एस, यू, एल। 7 इज अ एम। 4 4 है आपका ई और सी। कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा, नहीं बन रहा। सो इरेज इट। नेक्स्ट हम बना के देख लेते हैं, नेक्स्ट और फाइनल बन रहा है कि नहीं बन रहा। 7 7 क्या आपका, एम। 8 क्या आपका, यू। 6 क्या है, एस। 3 क्या है, सी। 5 क्या है, एल, और 4 ई। ये बन रहा है मशल। मशल आपका राइट वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट। नेक्स्ट, सुपरफ्लस फ्लूएस शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द रूप बनाएं। उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, आपको ये बताना है। ULPR में से क्या होगा, आपको राइट आंसर बताइए। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं। पहले बोल रहे आपको पहले, चौथे, सातवें और 11वें। तो पहला लेटर क्या है, एस। चौथा क्या है, ई। सातवां क्या है आपका, एल। और 11वां क्या है, एस। अब इसे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। बना लेते हैं, देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है लेस। लेस बन रहा है, और लेस का पहला लेटर क्या है आपका, एल। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, सार्थक शब्द बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन शब्द के दूसरे, पांचवें, 10वें और 12वें अक्षरों का चयन करें। यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करें। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम को चुनें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर के रूप में एक्स को चुनें। तो जल्दी से बस आंसर बता दीजिए, इसका क्या होगा, सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। पहले आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन शब्द के दूसरे, दूसरे क्या है आपका, ई। पांचवा क्या है, 1 2 3 4 5, ओ। 10वां क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई। और उसके बाद, नहीं नहीं आई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई नहीं, टी है, आई नहीं, टी। और उसके बाद बोला 12वां, 12वां इज अ एन। तो बताइए इसे कितने मीनिंगफुल आप बना। उन्होंने कहा अगर आपने एक बनाया तो जो भी बनेगा उसका तीसरा वर्ड यूज करना है। यदि आपने एक से अधिक बनाया तो आपको आंसर एम देना है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर के रूप में एक्स को चुने।
तो चलिए हम देख लेते हैं। आई होप आपने बता दिया होगा आंसर क्या है। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा सारे आंसर कितने आपने राइट किए। देखिए पहला हम बना लेते हैं टन, TONE। दूसरा हमारा बन गया नोट, NOTE। नोट बन गया, तो दो तो बन गया ना, एक से अधिक तो हो गया। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे, M लगाना है हमें राइट आंसर, तो लगा देते हैं, बस देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज C। राइट आंसर C। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। आपको एक सीरीज दी हुई है, सीरीज का क्वेश्चन है 22, 33, 66, 88 और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, 84, 97, 115 या 165। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको दे रहा है 22, 33, 66, 88। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब 11 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। और यदि ये 11 से डिवाइड है तो हमें ये चीज़ देखिए, अगर हम डिफरेंस देखते तो डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था। इसमें कितने का डिफरेंस है, 11 को, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 33 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा था, 22 का। तो कुछ बन नहीं रहा था। तो इससे बेटर था कि हम इसको ऐसे करते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है। बस हम देख लेते हैं आंसर में कौन सा 11 से डिवाइड होगा। 84 हो नहीं सकता क्योंकि 11 7 जा 77, तो ये होगा नहीं। 97 हो नहीं सकता क्योंकि 99 डिवाइड होता है, तो 97 होगा नहीं। 115 को आप चेक कर सकते हैं, अगर हम 11 1 जा 11 तो ये होगा ही नहीं। तो क्या हो, 165, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। 2, 20, 74, 110 और क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन में आपको दे रहा है 152, 182, 190 और 210। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। मैं आपको थोड़ा टाइम इसीलिए दे रही हूँ जिससे आप खुद से इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि मैं तो आपको बता ही रही हूँ, लेकिन आपको खुद से अगर आप करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ, मैं तो फिर आपको बता ही दूँगी अगर मेथड नहीं आएगा आपको तो, लेकिन आप फिर भी एक बार कोशिश करिए कि इसका क्या हो सकता है, और जिनको आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो देखिए राइट, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। देखिए 220, इसको मैं दो मेथड आपको बता देती हूँ इसके। मैंने मतलब कि मुझे इस सीरीज़ के ये दो मेथड से मतलब मैंने सॉल्व किया है, और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मेथड से सीधे सीधे सॉल्व हो ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसमें कुछ अलग लॉजिक लग रहा था। तो और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जूनियर असिस्टेंट में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन था जो टाइम टेकिंग था। मतलब बच्चों, मोस्टली बच्चों ने इसको समझ में ही नहीं आ रहा था, जिन्होंने थोड़ी इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी वही ये क्वेश्चन करके आए, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था देख करके इसको करना कैसे है, क्योंकि डिफरेंस से नहीं आ रहा था, मल्टीप्लाई से नहीं आ रहा था, डिवाइड से नहीं आ रहा था क्वेश्चन। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 220, 74 और 110 दे रहा है आपको। तो अब देखिए इसमें आपका डिफरेंस 18 है, इसमें आपका डिफरेंस कितना है, 54, और इसमें आपका डिफरेंस है 36। अब मुझे नहीं पता लॉजिक सही है कि नहीं सही है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि लॉजिक सही है कि नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसे लगा। देखिए 18, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36। तो कहीं ना कहीं जो आगे वाला नंबर आएगा आपका वो आपका 18 का मल्टीपल होगा। 18 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा, चेक कर लीजिए। देखिए अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं 152 को, तो 18 के टेबल में 152 नहीं आएगा, तो फर्स्ट तो आपको गलत हो गया।
अब 18 से आप बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए जब हमने इसको किया था तो 18 था, फिर हमारा आया था 54 और फिर हमारा आया था 36। तो 110 में से हमें सब्ट्रैक्ट करके देना होगा। अगर 110 में से आप 152 से 110 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 152 से 110 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ जाता है 42। तो 42 18 की टेबल में नहीं आता, ये नहीं कटेगा, ये तो आपको गलत हो गया। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 182 110 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड 7 18 4 जा 172। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? बी। राइट आंसर आपका बी हुआ। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक और मेथड बता देती हूँ, आपको जो मेथड सही लगे वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक मेथड मैं आपको और बता देती हूँ। एक मेथड आपका ये है कि यदि आप ध्यान से देखो तो ये 2 है, ये आपका 2 है, ठीक है। 2 और 0, 2 प्लस 0 अगर आप ऐड करें तो कितना आएगा? 2 आ रहा। 7 प्लस 4 ऐड करें तो 11 आ रहा है। और 1 प्लस 1 ही ऐड करेंगे तो फिर से क्या आ गया आपका? 2 आ गया, मतलब इसमें भी 2 आ रहा है आपका। आगे चेक कर लेते हैं 1 1 10, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो इन ऑप्शंस में से जो आपका जिसमें आपका आंसर 2 आएगा, जिसमें आपका आंसर 2 आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना होगा? 1 5 6 एंड 2 8। फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा आपका। 182 चेक कर लीजिए तो 18 कितना होगा आपका? 9 एंड 2 11 और 11 और 1 1 11 का 1 1 आएगा, फिर से इसको ऐड करेंगे तो 2। तो देखिए अभी तो ये राइट ऑप्शन बन रहा है, लेकिन फिर भी आगे अभी हम चेक करें तो 1 9 10 नहीं बन रहा, क्योंकि 10 1 0 तो 1 ही आएगा, 2 1 0 तो 3 आएगा। तो राइट आंसर क्या? तो दोनों मेथड से आपका आंसर आ रहा है बी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। 2 7 14 23 क्वेश्चन मार्क है और 47। ऑप्शन में दे रहा है 21 38 34 28। राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड से, बहुत इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड से जल्दी से करिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। देखिए 2 7 14 23, फिर यहाँ पे आपसे कुछ पूछ रहा है और फिर आपको दे रहा है 47। तभी हम 47 को बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों का 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। तो आगे कितना होना चाहिए बताइए? आगे 5 7 9 इज अ इवन नंबर, तो आगे क्या होगा आपका? 11। 23 में 11 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? 34। अब 34 में आप 13 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 47। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 34। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने वाले अक्षर समूह का चयन करें। KPA LQB MRC NSD और फिर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर आपको बताना है कि ऑप्शंस में से वहां पर क्या हम पुट कर सकते हैं। OTE PER LTQ या MOL। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला लेटर है आपका के, फर्स्ट लेटर इज के, के एल एम एन, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? ओ। और देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको दे रहा है,
पहले ही आंसर ऑप्शन में आप देखिए आपको मिल रहा है ओ। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सा ए हो जाएगा। लेकिन मैं और भी चेक करा देती हूँ आपको। पहले में आपको ओ मिला, अब आगे हम चेक कर लेते हैं। देखिए पी क्यू आर एस, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा टी। तो ओ मिल गया था, टी हो गया। ए बी सी डी ई, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। 720, 120, 24, 8, 2, 1, 1। इनमें से क्या भिन्न है बताइए, 24, 8, 2 और 120 में। एक चीज तो क्वेश्चन से क्लियर होगी कि 720 गलत नहीं है और 1 गलत नहीं है, बीच के जो 4 है उन्हीं में से मिस्टेक्स है। तो आप सॉल्व करिए इसको। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए दे रहा 720, हम इसको पीछे से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे से सॉल्व होगा, जल्दी हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करके करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं पीछे से करा के दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए अगर एक में इस एक में मल्टीप्लाई एक करते हैं तो कितना, एक आता है, ठीक। फिर इस एक में मल्टीप्लाई टू करते हैं तो कितना आता है, मल्टीप्लाई टू। तो टू मतलब पहले हमने मल्टीप्लाई एक किया, फिर हमने मल्टीप्लाई टू किया, अब मल्टीप्लाई हमें थ्री करना है। तो टू थ्री का कितना आता, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 6। अभी हम आगे देख ले शायद 8 सही हो। हम अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 4। तो अगर हम 8 का में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ 32 होना चाहिए, लेकिन आंसर में कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। और फिर हमें मल्टीप्लाई 5 करना था, तो 24 पंचे 120, तो यहाँ से तो सही है। और 120 छक्का 720, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका 6। अगर 6 होगा तो आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8। 8 क्या यहाँ पर गलत है, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था आपका, उसकी जगह पे आपको होना चाहिए था 6। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ फिर थोड़ा उसको जूम कर दूंगी। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि उस कथन से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से मेल खाता है या खाते हैं। कथन है आपका, एक मिनट, कथन है राष्ट्रीय कौशल विकास समिति में ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन का आयोजन किया और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचा पाया। निष्कर्ष है, समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। दूसरा, समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, कथन और निष्कर्ष में आपको निष्कर्ष देना होता है पूरा पूरा। अगर आपको जो राइट है तो राइट है, आपको कंक्लूजन में बिल्कुल निष्कर्ष आंसर आना चाहिए कथन से। मतलब आपको एज अ जज देखना है, जज देखना कि दोनों में से क्या सही है, कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन में दे रहा था कि निष्कर्ष एक मेल खाता है, निष्कर्ष दो मेल खाता है, एक या दो दोनों मेल खाते हैं, या एक या दो मतलब दोनों मेल नहीं खाते हैं। बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा जूम इनका थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। अगर आप देखें राष्ट्रीय कौशल विकास ने क्या किया, प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन किया तो उन्होंने पाया कि जितना होना चाहिए उससे नीचे है। तो इसका मतलब है कि उनके पाठ्यक्रम को और स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए ना, और हमें संशोधन करना चाहिए। तो ये तो राइट हुआ। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए। अगर मतलब क्लास में कोई स्टूडेंट वीक है तो क्या हम उसको हटा देंगे, भगा देंगे क्लास से, नहीं ना। हम क्या करेंगे, उसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे को क्या नहीं आ रहा है। तो सेम चीज, तो दूसरे वाला तो आपको गलत होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट, दिए गए परिच्छेद का ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। मतलब जो आपको ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है उससे आप
आपको पूरा पढ़ना और आपको देखना इससे कौन सा ABCD में से मेल खा रहा है। मैं पढ़ देती हूँ। कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित मतलब कि रोकथाम कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि इससे कौन सा मेल खाता है। ऑप्शन ए में दे रहा है, इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम शाक का मतलब होता है सब्जी, तो किसान क्या सब्जी को ही नष्ट कर देंगे? सब्जियों में जो कीड़े लग रहे हैं हम उनको तो नष्ट करने की बात कर सकते, लेकिन हम सब्जियों को तो नहीं नष्ट कर सकते, फलों को तो नहीं नष्ट कर सकते। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। पहला आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा देख लेते हैं। किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। किसान आश्रित नहीं हुए हैं, किसान की मजबूरी है। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला किसान आश्रित हो, यहाँ पे बोला ना किसान मजबूरी है उनकी। और यहाँ पे ये तो सही है कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, ये तो सही है, प्रतिरोधक जो क्षमता है वो क्या कर रही है? विकसित की, मतलब प्रतिरक्षित कर लेते हैं, मतलब अपने खुद को प्रतिरक्षित करने लगे हैं। सी देख लेते हैं। सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों और किसी भी प्रकार के अनेक उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। तो देखिए सरकार क्या कर रही है? इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर तो यहाँ पर एक्चुअली जो वहाँ से आंसर सीट आई है, आयोग ने तो आंसर सी दिया है, आंसर सी दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बी भी सही लग रहा था मुझे। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आयोग के अकॉर्डिंग आंसर सी है, मेरे अकॉर्डिंग बी और सी में दोनों मुझे डाउट लग रहा था। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और आपके अकॉर्डिंग क्या, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन आंसर इसका सी है। नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष का ये भी आपका पेपर सेट है। कथन है, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। निष्कर्ष, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष दो, निष्कर्ष एक और दो दोनों, या ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो। ये समझिए आप जज है और आपको कोई चीज क्लियर निर्णय लेना है, तो आप क्या कहोगे? तो देखिए पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए? मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्या हो? ये तो राइट है। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायत हो, पुलिस का काम ही है, उसको अगर उसको एक शिकायत मिलती है, उसकी अगर एक FIR दर्ज होती है तो उसका काम है तुरंत छानबीन करना, चाहे वो कितना बड़ा भी अंबानी भी खड़ा होगा ना, तो उसकी भी हमें छानबीन करनी ही होगी। पुलिस का काम है, जो जो हमारे संविधान में लिखा है कि अगर आपके पास एक शिकायत भी आती है तो आपको तुरंत छानबीन करनी होगी और तुरंत आपको पकड़ने के लिए मतलब कि आपको तुरंत रंगे हाथ पकड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप और शिकायतों को वेट करें। तो सेकंड आपका क्या है? रॉन्ग हो, तो आंसर ए। नेक्स्ट, 79 का चेक करिए। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। भूक्षरण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो सभी भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है।
ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों, उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उत्कृष्ट होती है, फसलों की वृद्धि में प्रमुख रूप से योगदान देती है। भूक्षरण से कृषि भूमि की उत्पादकता कम होती है और इससे जल प्रवाह, आर्द्र भूमि और झीलों में प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूक्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को नहीं दिखाता है? ऑप्शन ए, जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग। दूसरा, समोच्च रेखीय जुताई का उपयोग। सी, भूक्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या कृषि के अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है। डी, वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है और जल प्रवाह की गति धीमी होती है क्योंकि जल भूमि पर बहता है, जिससे भूमि अधिकांश वर्षा जल को अपने भीतर सोख लेती है। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जल निकासी के लिए हमें समुचित नहरों का उपयोग करना, मतलब हमें छोटी छोटी अगर नलिकाएं वगैरह हम बना देंगे, और यदि अगर पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा हम जो खेत बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं ना, या अगर हम ज़मीन में कहीं बनाते हैं कि पानी का बहाव हो तो नलिकाएं बनाए, मतलब कि पानी कहीं ना कहीं से निकल जाए। समुच्च रेखीय जुताई, मतलब एक प्रकार समुच्च रेखीय जुताई करें, रेखा बना बना कर, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में हम क्या करें, ऊंचाई या निचाई में करके खेतों को जुताई करें, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन भूचरण क्या है? भूचरण क्यों? मानव जाति के अनुचित कार्यों की वजह से ही तो हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी और सी। और डी तो आपका सही है कि वृक्षारोपण में भूमि एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है, मतलब अगर आप वृक्षों को रोपण करते हैं तो भूमि क्या कर लेती है, मिट्टी को बांध लेती है, जिससे भूचरण कम होता है। नेक्स्ट, दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में कौन सा निष्कर्ष इस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद, जिसको हम न्यूट्रिनिस्ट कहते हैं, ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मूसली, मतलब यहाँ पे म्यूसली की बात हो रही है, मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्नफ्लेक्स, मकई जैसे अन्य सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध है। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प तार्किक रूप से मेल खाता है। पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया। पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी की बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते। अन्य कंपनी के ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया और यह गलत सूचना गैर इरादतन दी। सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों के बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। पोषणविद ने जानबूझकर उस पर टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ न, तो पोषणविद ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना। कंपनी और पोषणविद की, उसने एक टीवी शो में कहीं पर उसने ये मेंशन नहीं किया कि मैं मतलब किसी कंपनी के, यहाँ पर किसी ने जिक्र नहीं, उसने सिर्फ ये बताया कि मतलब मकई बहुत ज़्यादा क्या होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो नकारात्मक तो उसने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, तो गलत। पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी की बजाय उसकी कही बातों पर भरोसा करते हैं। ये आपका राइट हो सकता है, लेकिन अब इसको हम रखते हैं, नीचे चेक कर लेते हैं। अन्य कंपनी ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया। तो यहाँ पे ये तो कहीं कुछ नहीं लिखा ना, उन्होंने ये लिखा सिर्फ कि अन्य कंपनी ने विज्ञापन का कहना, नहीं लिखा कि उन्होंने कोई शोध किया है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट, सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों के बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना कि सोशल मीडिया किस लिए लोकप्रिय हो रही, उसकी लोकप्रियता की तो कोई बात ही नहीं की गई ना यहाँ पर। सिर्फ ये बताया कि लोग सोशल मीडिया पे मतलब कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी के लिए आलोचना कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा नहीं कि पोर्टल मतलब शिकायतों के लिए फेमस हो रहा है, तो ये तो गलत है। अब भी देखिए क्यों राइट है। पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय। आप ये बताइए, अगर कोई डॉक्टर है और वो एमबीबीएस की स्टडी करके आया है, तो हम उससे भरोसा करेंगे ना कि उसने पूरी स्टडी की है, तो वो गलत जानकारी तो हमें नहीं देगा ना। सेम चीज़ है, अगर कोई न्यूट्रिनिस्ट है तो उसको मतलब पता है कि न्यूट्रिनिस्ट ने पूरे न्यूट्रिशंस के बारे में स्टडी की है, तो लोग उस पर तो भरोसा करेंगे ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, 5 रंग दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न रंग का चयन करें। हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला।
ऑप्शन है नारंगी, गुलाबी, हरा या पीला। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, गुलाबी। अब ये कैसे हुआ, देखिए विबग्योर आपने सुना होगा, एक मिनट, विबग्योर, विबग्योर में देखिए इंडिगो, नीला आपको मिल गया, ग्रीन, हरा आपको मिल गया, और विब ओ, ओ से ऑरेंज मिल गया आपको, और यल वाई से पीला मिल गया, लेकिन गुलाबी नहीं आता। मतलब जो आपके 7 रंग होते हैं उसमें हरा, नीला, नारंगी, पीला तो आता है लेकिन गुलाबी नहीं, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुलाबी। नेक्स्ट, 5 विषय दिए गए जिनमें से 4 किसी तरह से एक समान है और एक अलग है। बताइए क्या अलग है, भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान। द राइट आंसर इज डी, भूगोल। क्या, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और आपको पता है जीव विज्ञान ये साइंस की अलग शाखा होता है। भूगोल आपका क्या, ज्योग्राफी है, ये अलग होता है आपका, भूगर्भ रिलेटेड होता है आपका, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी तरह से अलग है, बताइए, और एक अलग है, इसमें से आपको ये आंसर देना, कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा या नौका। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा आपका हिमकुटी। हिमकुटी को हम कहते हैं इग्लू, इग्लू। कैनो, डोंगी, बेड़ा और नौका, ये पानी में हम लोग जब राफ्टिंग वगैरह करते हैं, जब हम नौका वगैरह में अगर हम घूमने जाते हैं तो नाव वगैरह का यूज़ करते हैं, बेड़ा वगैरह, तो ये सब आपके नदी में आपके यूज़ होते हैं। लेकिन हिमकुटी क्या है, ये तो बर्फ में बनाया जाने वाला छोटा सा क्या, स्कीमो के द्वारा घर बनाया जाता है उसे हिमकुटी। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी। 5 शब्द दिए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, बेमेल का चयन करें। खड़ी चट्टाने, लेपीज, आरोही निक्षेप, सिंक होल्स या निक्षेपी निलंबी निक्षेप। देखिए आरोही निक्षेप क्या होते हैं, स्टेलेक्टाइट, ये क्या होता है, ये जो गुफाएं होती है, गुफाओं की छत से क्या होता है, पानी या कुछ चूता रहता है, मतलब पहाड़ छतों से, और किनारे किनारे क्या होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के और डोलोमाइट के बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, छत में एक रॉड की तरह बन जाते हैं। जैसे बर्फ अगर छत से चू रही है तो आपने देखा होगा, जब फ्रीजर में बर्फ चूती है तो ऊपर ऊपर चिपक जाती है, ऊपर आपने देखो जहाँ पे बर्फ हमारी जमती है, तो उसी तरह से क्या होता है, ये गुफाओं में बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और डोलेमाइट के। और इसी को उल्टा होता है निलंबी निक्षेप। निलंबी निक्षेप कहते हैं ऊपर छत से कोई चीज टपक टपक के नीचे इस तरह हो जाए, बर्फ की लंबी लंबी चट्टाने जैसी बन जाए, उसे हम निलंबी निक्षेप कहते हैं। ये भी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और जो आपकी लेपीज होती है, लेपीज जब जमीन में ऊबड़ खाबड़ एवं पतली सिरकाएं हो जाती हैं और वो मतलब सकरे गड्ढे हो जाते हैं और बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, तो वो आपकी लेपीज हो जाए, उसे हम लाइम स्टोन पेवेंट भी कहते हैं, मतलब वो चूना पत्थर से बनी होती है। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, खड़ी चट्टाने होगा। खड़ी चट्टाने आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग हैं, बेमेल का चयन करिए। अर्धव्रत, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार या फिर अर्धवयस्क। क्या होगा राइट आंसर, अर्धवयस्क, अर्धव्रत, सेमिनार या अर्धविराम। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो सी, सेमिनार। देखिए अर्धवयस्क, यहाँ पे किसी एक पर्सन की, मतलब वो अभी बड़ा नहीं हुआ, अर्धवयस्क है, एडल्ट नहीं हुआ, उसके बारे में। अर्धव्रत, आधे गोले की बात की गई है आपकी। और अर्धविराम, अर्धविराम आपका ये होता है बिंदी, और ये आपका अर्धविराम होता है। सेमीफाइनल मैच में होता है, लेकिन सेमिनार तो क्या होता है, पीपल्स के बीच में होता है। यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, लेकिन सेमिनार तो संगोष्ठी होती है ना, मतलब कई सारे लोग उसमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो आपका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई आए थे, 26 लोग बेंगलोर गए थे, 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो मुंबई और ना ही बेंगलोर गए थे। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है, जिसको मैं समझाने में मुझे थोड़ा इजी हो, लेकिन आप पहले खुद से करिए, फिर से देखिएगा, पहले आप खुद से करिए इस क्वेश्चन को।
चलिए देख लेते हैं। कह रहा है एक ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया। ठीक है, टोटल कितने हैं? 100 लोग हैं। ताकि पता लग सके मुंबई कितने लोग हैं, कितने लोग बेंगलोर के शहर गए थे। 31 लोग मुंबई गए। कितने लोग मुंबई गए? 31 लोग मुंबई गए और 26 लोग उसने कहा बेंगलोर गए हैं। ध्यान से समझिए, 31 लोग मुंबई गए और 26 लोग बेंगलोर गए। अभी अंदर हम नहीं जा रहे, अंदर की डिजिट मान के चलिए कि अभी है ही नहीं। ठीक है, एक गोले में 31 और एक गोले में 26 लोग। अब उसने कहा कि 12 लोग दोनों शहर, इसलिए मैंने बाहर लिखा है इसको। 12 लोग दोनों शहर गए। तो हमने क्या किया, दो मैंने सर्किल बना लिए, दो सर्किल बनाए और इन दोनों के यहाँ पर ये जो कॉमन है, यहाँ पर कितने लोग हैं? 12 लोग। टोटल कितने हैं? ओ, एक मिनट। तो देखिए 12 लोग तो कॉमन हो गए। उन देखिए 12, जब 31 लोग जब 31 लोग मुंबई गए थे तो 12 लोग क्या, तो बेंगलोर और मुंबई दोनों गए, तो 12 को मैंने बीच में लिखा। और यदि 31 में से 12 गलत, क्योंकि 12 लोग तो पहले ही मुंबई जा चुके हैं, मतलब मुंबई गए हुए हैं, तो टोटल लेफ्ट कितने बचे? 19 लोग क्या थे जो 31 में बचे हुए लोग थे जो सिर्फ मुंबई गए हैं, तो वो 19 हो गए। इसके बाद बेंगलोर, 12 लोग तो बेंगलोर गए थे और टोटल तो 26 थे। तो जब बेंगलोर 12 लोग गए हुए हैं तो सिर्फ मतलब बेंगलोर और मुंबई तो 12 लोग गए, लेकिन सिर्फ बेंगलोर कितने गए? तो 26 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 आपका आंसर आ जाता है। ये थे 14 लोग बेंगलोर गए, 19 लोग आपके मुंबई गए और 12 लोग ऐसे थे जो दोनों जगह गए थे। और टोटल कितने लोग थे आपके? 100 लोग थे। टोटल लोग थे 100। तो आपसे क्वेश्चन करें उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो मुंबई गए ना ही बेंगलुरु गए। तो जब इतने लोग गए हैं तो 100 में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जब आप 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बहुत है क्योंकि टीवी देखने वाले 500 दर्शक के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 50 दर्शक कोई तीनों में से कोई खेल नहीं देखता है। कितने दर्शक तीनों खेल में से किसी न एक खेल को देखते ही हैं? तो आपके ऑप्शन है 440, 365, 205 एंड 325। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मैं आप इसको जूम, आप यहाँ पे इसको पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं तो फिर इसको देखिए कैसे इसको करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करना है। देखिए 5 टोटल कितने हैं आपके? 500। टोटल कितने हैं? 500। मैंने यहाँ पूरा बना के रखा हुआ है, आप देख लीजिए। आपको दी है टोटल, टोटल कितना दे रहा है? 500 आपको दे रहा है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि 285 दर्शक फुटबॉल और 195 दर्शक हॉकी। देख लेते हैं। 285 दर्शक आपके फुटबॉल, देखिए 285 खेल रहे हैं, 195 आपकी हॉकी और उसके बाद 115 दर्शक बास्केटबॉल। 1 मिनट, 115 दर्शक आपके क्या खेल रहे हैं? बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और जो दोनों दोनों गेम खेले, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी जो खेल रहे हैं उनको मैंने बीच में लिखा है। ये जो आपको 70, 45, 50 दे रहे हैं उनको मैंने बीच में लिखा, जो दो दो गेम खेल रहे हैं। तो दे रहा है कि 45 दर्शक फुटबॉल और 70 दर्शक, नहीं 45 फुटबॉल और बास्केटबॉल, 45 क्या, ये फुटबॉल और बास्केटबॉल 45 खेल रहे हैं। उसके बाद आपको दे रहा है 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी चेक कर ले, ये फुटबॉल हॉकी 70 खेल रहे हैं। इसके बाद आपको दे रहा है, 1 मिनट, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल, 50 क्या, हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और 50 ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं देखते हैं, मतलब सॉरी यहाँ देखने की बात है, तो कोई भी गेम नहीं देख रहे हैं। ऐसे कितने हैं जो कुछ ना कुछ देख रहे हैं, एक गेम जरूर देख रहे हैं। तो देख लेते हैं।
देखिए 285 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 195 ऐसे जो हॉकी और 115 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। 70 जो है आपके फुटबॉल और हॉकी, 45 फुटबॉल और बास्केटबॉल, 50 आपके बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ मैंने 20 जो लिखा है उसको अभी लिखा रहने दीजिएगा, उस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा 20 कहाँ से आया। अभी हम देखेंगे 20 कहाँ से आया। 20 पे फोकस मत करिए क्योंकि ये नहीं दिया हुआ कि टोटल कितना खेल रहे हैं। टोटल कितना खेल रहे हैं अभी हमें नहीं दिया हुआ है, मैंने वहाँ लिख दिया लेकिन अभी आप उस पर फोकस मत करिएगा। देखिए गिवन है 500 और टोटल कितना, इसको ऐड करिए 195, 115 एंड 285 को ऐड करिए। जब हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल 595 आता है। मतलब कि 95 हमें आंसर में ज़्यादा आ रहा है। आना तो 500 चाहिए ना, टोटल तो 500 है लेकिन आ रहा 595, मतलब कि 95 हमारे पास क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर 95 ज़्यादा आ रहा है तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, 70, 45 और 85 ऐसे हैं कि जो दो दो बार जुड़ गए, मतलब वो फुटबॉल में भी जुड़ गए और वो हॉकी में भी जुड़ गए। 45 फुटबॉल में भी जुड़ गया, बास्केटबॉल में भी जुड़ गया, 50 आपका हॉकी में भी जुड़ गया और बास्केट, जबकि हमें सिर्फ एक एक बार जोड़ना था, हमने दो दो बार जोड़ लिया। तो हम क्या करेंगे, इस 70, 45 और 50, जब 70, 45, 50 को आप ऐड करोगे, जब आप इसको पूरा ऐड करोगे तो आपका आएगा 165। 165 को 595 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि दो दो बार, तो आपका आया 430। 430 आया आपका। अब इसके बाद ये कितना आया, 430 आया। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, टोटल तो 500 थे और अब आ रहा है 430। लेकिन हमें साफ साफ दिया कि 50 स्टूडेंट तो ऐसे थे ना जो नहीं खेलते थे। तो जो 430 को हम 500 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आया 70। 70 में अब देखिए ऑल गेम वॉच, जो जितने लोग गेम देख रहे हैं, मतलब 70 टोटल है, 70 में 50 तो ऐसे जो देख ही नहीं रहे और 20 ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम देख रहे हैं। तो तीनों गेम देख रहे हैं, तो ये आपका आ गया 20। यही 20 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 70 थे, 70 में से 50 चले गए, 50 तो ऐसे कुछ नहीं देख रहे, तो 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम देख रहे हैं। 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम देख रहे हैं, इसीलिए हमने 20 को सिर्फ एक बार, जबकि दो दो अगर हम और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाता। 20 आया। अब देखिए ये 70 और ये 20, 20 में 70 से 20 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 50। 50 आया। 45 में से अगर 20 जाएगा तो कितना आएगा, 25। 50 में से 20 जाएगा तो आपका आएगा 30। ये आपका आया 30। अब टोटल तो 285 है फुटबॉल में, लेकिन इतने तो कॉमन है ना, 50, 20, 25 कॉमन है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ कितना आएगा बताइए। तो 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 95, इसमें से अगर हम 95 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 285 में से, 285 यहाँ पे 5 था, 285 285 में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 190। 190। अब यहाँ पर हम फिल करेंगे तो 50, 20, 30, तो जब यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 95। यहाँ पर आपका अगर 25, 20, 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा ओनली 40। बस। तो ओनली वन गेम, जो सिर्फ एक गेम देते हो कितने हैं, 195, 190 प्लस 40 प्लस 95, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 325। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर आपका वो डी। नेक्स्ट, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से आप इसको पूरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको पूरा उतार लीजिएगा ऐसे ही, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, कुछ एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और
आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया और 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया? 15, 12, 23 या 25? तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है 120 यात्री, टोटल कितने हैं आपके? 120 है, जिसमें से 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स, 75 ने हॉट ड्रिंक्स लिया और 62 ने आपका आइस टी लिया। 40 ने दोनों लिया, तो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, एक जो बड़ा सर्किल था ड्रॉ किया। 75 हॉट ड्रिंक्स वाले और 62 आइस टी वाले, उनमें से कॉमन थे जो 40 ऐसे थे जिन्होंने दोनों ड्रिंक लिया। 40 ऐसे थे जो दोनों ड्रिंक लिया। अगर 40 ने दोनों लिए तो 75 में से 40 चला जाएगा आपका, क्योंकि 40 तो ले चुके हैं। इसका मतलब टोटल कितने बचे जो सिर्फ हॉट ड्रिंक लेंगे? वो 35 बचेंगे। आइस टी में 40 तो उन्होंने ले, 40 लोग ले चुके हैं, मतलब उन्होंने हॉट ड्रिंक तो पिया था लेकिन आइस टी भी पी चुके वो। तो कितने बचे? सिर्फ 22 आपके बचे। अब पूछ रहा है कितने लोगों ने कुछ भी नहीं पिया, तो बस 35, 40 और 22 को ऐड कर लीजिए और 120 से सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। प्रतिमा, आकार, गाना। प्रतिमा, आकार और गाना किससे संबंधित? कविता, शब्द, गायक या धुन? तो इसका राइट आंसर होगा डी, धुन। राइट आंसर इज धुन। धुन। नेक्स्ट, कुछ 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई। आपको एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि 50, मतलब ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 50 अभ्यर्थियों ने वनीला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वनीला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वनीला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वनीला पसंद नहीं की? तो देखिए, वनीला पसंद करने वाले 50 थे, तो मैंने टोटल लिख दिया वनीला 50, चॉकलेट 43 लोगों ने और स्ट्रॉबेरी 28 लोगों ने पसंद की। उसके बाद उन्होंने बोला कि 11 ने चॉकलेट और आइसक्रीम, 13 लोगों ने वनीला और चॉकलेट। तो देखिए मैंने वी प्लस सी मतलब वनीला और चॉकलेट पसंद करने वाले 13, स्ट्रॉबेरी या वनीला वाले 12 और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले 11। मैंने किनारे लिख दिया, बीच में नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर अभी बीच में यहाँ पे नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। और जिन्होंने सभी पसंद किया वो थे सिर्फ 5 लोग। अगर 5 लोगों ने सब पसंद किया तो स्ट्रॉबेरी या वनीला वाले कितने थे? 12। तो 5 तो ये निकल गए, तो 12 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 7। सेम 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो आएगा 8 आ गया आपका। अब ये जो 7, 5 और 8 वनीला में मतलब कि 7, 5, 8 ऐसे थे जो निकल गए जिन्होंने वनीला खा चुके। तो 50 में कितने लोग बचे जिन्होंने सिर्फ वनीला खाया है? तो 8, 5, 13, 13 और 7 20, तो 30 लोगों ने वनीला खाया। अब हम चॉकलेट चेक कर लेते हैं। 8, 5, 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ मतलब डबल या ट्रिपल कुछ ना कुछ खा लिया, लेकिन सिर्फ मतलब कि कितने लोग थे जिन्होंने सिर्फ चॉकलेट खाई? तो 8, 5, 13, 13 और 6 19, 43 में जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 24। सेम चीज़ स्ट्रॉबेरी, तो 7, 5, 6 लोग थे जिन्होंने 2 या 3 करके कुछ किसी ने खाया है, लेकिन स्ट्रॉबेरी सिर्फ किन्होंने खाई। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो उन्होंने पूछा ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की, मतलब चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, लेकिन वनीला पसंद नहीं की, बस वनीला पसंद नहीं की। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी,
कैसे होगा? देखिए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की, 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चॉकलेट भी पसंद की और स्ट्रॉबेरी पसंद की, लेकिन वनीला पसंद नहीं की। मतलब जिन्होंने दोनों पसंद की लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं पसंद, अब बाकी सब ने डबल डबल पसंद की। और 24 ने तो सिर्फ चॉकलेट की थी ना, तो इन्होंने स्ट्रॉबेरी नहीं की थी, इन्होंने चॉकलेट नहीं की थी, इसलिए सिर्फ आंसर होगा 6, जिन्होंने वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की लेकिन वनीला पसंद नहीं की। तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट, बस इतने ही आज के सेशन में थे। आज का सेशन थोड़ा लंबा था क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट पे आए थे जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज इनको करने में भी थोड़ा टाइम लगा और आपको भी एग्ज़ाम के हिसाब से सोचना होगा कि आपको कितनी जल्दी ये क्वेश्चन होने चाहिए, इसलिए मोर से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते जाइए। आपको सेशन कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।